स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे वोटर्स का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर का ड्राइव है उसको स्टार्ट किया गया था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पेटिशन है वो फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि आपको 3 न्यू आईडी कार्ड्स हैं उनको भी इंक्लूड करना होगा, जिससे कि लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो काफ़ी इजीली वे के अंदर कैरी आउट किया जा सके। 3 कौन से आईडी कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किए गए थे? एक तो आप देखिए कि आधार कार्ड है जो मैक्सिमम पर्सनस के पास में मिलेगा। आधार कार्ड के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जिस एपिक कार्ड को इश्यू करता है वोटर्स को, उसको भी इंक्लूड करने के बारे में कहा गया। तो राशन कार्ड जिसके थ्रू आप देखिए कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो अपना राशन है वो रिसीव करते हैं, गवर्नमेंट जो उनको प्रोवाइड करता है, तो उसको इंक्लूड करने के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के रिगार्डिंग में अब ऑब्जर्व ये किया है कि आपको मास लेवल के ऊपर में इंक्लूजन करना है, आपका इंक्लूजन करना मेनली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको एक्सक्लूड है वो नहीं करना है। इसी के पर्सपेक्टिव से अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट किया गया। पार्लियामेंट में जो मानसून सेशन अभी रनिंग फेज के अंदर में है तो वहाँ पे उनके द्वारा प्रोटेस्ट वो किया गया है एसआईआर का ड्राइव के रिगार्डिंग में। एसआईआर का ड्राइव के थ्रू किसी भी तरीके से सिटीजनशिप है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव है वो ना किया जाए। उनका जो इलेक्शन कमीशन का भी यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव है वो सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे वोटर्स का जो आइडेंटिफिकेशन है वो होना चाहिए। आपसे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया स्टेटमेंट बेस, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ऑल ओवर इंडिया इसको कंडक्ट किया गया है एसआईआर का जो ड्राइव है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो आर्टिकल है जिसके अंदर में वोटर्स का जो इलेक्टोरल रोल है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन है? आर्टिकल 326 के अंदर में है। मिनिमम एज है वो कितना है वोटिंग का? मिनिमम एज क्या ओरिजिनली भी मिनिमम एज हमारा 18 ईयर्स ही था, तो आप देखिए अर्लियर फेज में जो मिनिमम एज है वो 21 था, फिर उसको रिड्यूस करते हुए 18 ईयर्स किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एसआईआर का ड्राइव प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि ओनली बिहार के अंदर में है। आने वाले समय के अंदर में इंडिया के अलग जो स्टेट्स है वहाँ पे भी वेरिफिकेशन ड्राइव को कैरी आउट किया जा सकता है। आर्टिकल 326 के अंदर में इलेक्टोरल रोल के पर्सपेक्टिव से मेंशन है, इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एवरी इलेक्शन से पहले वोटर्स का जो लिस्ट होता है उसको अपग्रेड करना, नेम को इंक्लूड करना, उसको एक्सक्लूड करना, किसी का डेथ हुआ है उन नेम्स को डिलीट करना। और लोकल लेवल के ऊपर में आप देखिए कि बीएलओ नाम का जो ऑफिसर हुआ करता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है एक पर्सन, उसको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जाती है किसी भी पर्सन के इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के रिगार्डिंग में जो एनओसी उनके द्वारा जो नेम्स उनके द्वारा इशू हैं वो किए जाते हैं। बीएलओ कौन होता है? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। मैक्सिमम टीचर्स जो लोकल लेवल पे होते हैं उनको एक एक बूथ का जो ऐसे बीएलओ है वो डेजिग्नेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ही पर्सपेक्टिव से है, जज के रिमूवल प्रोसेस के रिगार्डिंग में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ कि इनके हाउस से काफ़ी सारे जो केस हैं वो मिले हैं, जो आप देखिए कि फायरिंग के इंसिडेंट के दौरान में सोशल मीडिया के ऊपर में इनका जो घर का जो वीडियो है वो सर्कुलेट होता है। उसके बाद में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को सेटअप करता है। इन हाउस इंक्वायरी कमेटी किसी भी जज का जो रिमूवल प्रोसेस है, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी जज का जो रिमूवल प्रोसेस है, अब उसकी रिगार्डिंग में इन्होंने एक पेटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ये जो इंक्वायरी कमेटी है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ये वायलेट करता है। वैसे ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर्सन ने दिया है? क्या मोंटेस्क्यू ने इस सेपरेशन ऑफ पावर को प्रपोज किया था? अब देखिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में काफ़ी सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं। एवरी रिवॉल्यूशन के अंदर में हमारा भी जो फ्रीडम मूवमेंट का जो समय था उस समय भी आप देखिए कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो राइटिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि भारत जो माता है, भारत माता का जो फर्स्ट टाइम पेंटिंग है वो अभिनिंद्र नाथ टैगोर बनाते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन किया गया कि हम इस टेरिटरी के यहाँ पे रहा करते हैं, हम एक यूनाइटेड हैं।
हम एक ही जो आप देखिए कि जो लैंड है उससे बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से जो आर्टिस्ट हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोंटेस्क्यू नाम के जो पर्सन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू इस सेपरेशन ऑफ पावर को बताते हैं। जब वहाँ पे जो सोसाइटी है वो आप देखिए कि स्टेट वन कैटेगरी 1, 2, 3 में वो डिवाइड होता था, और कैटेगरी 3 के अंदर में जो पर्सन होते थे उन्हीं को जो टैक्सेशन है वो पे करना होता था कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड को। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर में आप देखिए कि कलर्जी क्लास था, फिर आप देखिए कि जो राजा हैं वो हुआ करते थे। तो इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर उनके द्वारा दिया गया कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, वो यहाँ पे 3 विंग्स रहेंगे। इनका सेपरेट जो डोमेन ऑफ वर्क रहेगा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे, बट जुडिशियल प्रोसेस है वो कंटिन्यूस इनके एक्शंस को जो एग्जामिन है वो करेगा। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो एफआर का पार्ट है और स्टेट के बारे में बताता है। ऐसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 यहाँ पे स्टेट के रिगार्डिंग में जो भी प्रोसेस है उनका रिव्यू का उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 13 के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी को इन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट है वो करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि अब इसी पिटीशन के अंदर में इनके जो लॉयर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जज का जो रिमूवल आपको करना है, आर्टिकल 124 का जो क्लोज डी है, क्लोज 4 है, उसके अंदर में मेंशन है जज के रिमूवल के बारे में। और ये जो कम्प्लीटली रिमूवल प्रोसेस रहेगा वो कौन से एक्ट के थ्रू रहेगा? जजेज इंक्वायरी एक्ट, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। किसी भी सिटिंग जज का आपको जो कंडक्ट को डिस्कस करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में भी नहीं है। तो आप देखिए कि ये कंप्लीट प्रोसेस आर्टिकल 121 को वायलेट करता है कि कोई सिटिंग जज है उसके कंडक्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर में इस तरीके से डिस्कस किया जाना, तो ये आर्टिकल 121 को वायलेट है वो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके केस के रिगार्डिंग में डिस्कशन हुआ है। इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसका जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक डोमेन में क्यों यहाँ पे आए, क्योंकि पब्लिक के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। तो आप देखिए कि जो सैंक्टिटी ऑफ लॉ है, सैंक्टिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसको यहाँ पे जो खतरा है वो हो सकता है, एक डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि एक स्टेट के अंदर में जो मिशनरी जो वर्क किया करते हैं उनके रिगार्डिंग में उनको अरेस्ट किया गया है। कुछ जो केरल से जो नन है वो उनको अरेस्ट किया गया, उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिशनरीज का जो हिस्ट्री है इंडिया के अंदर में उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इंडिया में जो मिशनरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कब आते हैं? 1813 अगर आपने एक्ट के बारे में रीड किया होगा तो आप देखिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर में इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उस समय जो अलाउ किया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज को, तो उनका डेट आप देखिए क्यों अलाउ किया गया था। आपको पता होगा कि 1814 के समय राजा राम मोहन राय हैं जो आत्मीय सभा को सेटअप करते हैं। किसको सेटअप करते हैं स्टूडेंट्स? आत्मीय सभा। एक तो स्टूडेंट्स उनको अपना रिलीजन को प्रमोट करना था। सेकंड आप देखिए उस समय जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे यहाँ पे उस सोशल प्रैक्टिस को देखा था कि विडोज़ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था उस समय। तो आप देखिए कि कितना डीप होगा, जो अभी भी काफ़ी बार ऐसा न्यूज़ प्रेजेंट समय में भी सामने आती हैं। तो स्टूडेंट्स उस तरीके का कंडीशन देखते हुए उनको लगा कि एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है उनको हम एक लिबरल, जो हमारा लिबरल वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट है, लिबरलिज्म को हम जो प्रमोट करते हैं उसकी तरफ जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उसको अलाउ किया गया उस दौरान में 1813 के समय में। हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि मिशनरी प्रोसेस तो वर्क कर सकता है। आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 क्या बताता है आपको कि आपको अपना रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट करने का पावर है। हर एक पर्सन को यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो दिया गया है रिलीजियस राइट के पर्सपेक्टिव से। बट स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन को, कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी, काफ़ी बार ये एलिगेशंस लगते हैं कि ट्राइबल पर्सनस को मॉनेटरी सपोर्ट के थ्रू या किसी अदर सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे डेट कन्वर्जन है वो करवाया गया। तो क्या फोर्सफुली कन्वर्जन इंडिया के अंदर में अलाउ है? फोर्सफुली कन्वर्जन है वो नहीं है। फोर्सफुल
जो कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है, अलाउ नहीं है। क्या सेंटर का कोई लॉ है एंटी कन्वर्जन के रिगार्डिंग में? आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, कुछ जैसे उड़ीसा स्टेट है और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं उनको सेटअप किया है। सेंटर के अंदर में पार्लियामेंट में 1954 के समय एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, और प्राइवेट मेंबर बिल आप देखिए कि गवर्नमेंट काफ़ी बार उन बिल्स को नहीं प्रमोट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है काफ़ी बार तो उस बिल का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट मेंबर बिल जो लाया गया उसको गवर्नमेंट ही अडोप्ट कर लेगा। गवर्नमेंट अडोप्ट करने के बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास हो। तो ऐसा प्रैक्टिस आपको इनिशियल पार्ट ऑफ हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही देखने के लिए मिलता है। 1954 का वो प्राइवेट मेंबर बिल है वो पेंडिंग है अभी भी। और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा उसको फ्रेम किया जाता है, किसी भी तरीके का जो सेक्रेटरीट का लीगल पर्सपेक्टिव का जो सपोर्ट है वो नहीं होता है। तो इंडिविजुअल यहाँ पे जो एमपी के द्वारा इसका प्रिपरेशन है वो हुआ करता है। अभी रिसेंटली भी हमारे आप देखिए कि कुछ जो इम्पोर्टेंट एमपीज, कुछ एमपीज हैं उनके द्वारा प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था। जैसे सुप्रिया सुले हैं, उनके द्वारा, सुप्रिया सुले एनसीपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र के, वहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग किया करते हैं। उनके द्वारा राइट टू डिस्कनेक्ट का एक जो प्रपोजल है एक प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू रखा गया था। अब राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट आप देखिए कि ये है कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में आप वर्क करते हो, वर्क कंप्लीट करने के बाद में आप अपने घर पे गए हो, उस समय हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जो बॉस है, वो आपको इंटरेक्ट करे, आपके साथ में कोई मीटिंग प्रोसेस है उसको कंडक्ट करवाया जाए, तो आपके पास में राइट टू डिस्कनेक्ट यहाँ पे होना चाहिए कि राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए कि आप उसको डिनाई कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स अब समय के साथ में जो वर्क कल्चर है वो भी चेंज हुआ है, हाइब्रिड काइंड ऑफ वर्क कल्चर है या ऑनलाइन काइंड ऑफ वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मोर टाइम कंज्यूमिंग है, जिस तरीके से आप ऑफलाइन वे के अंदर में वर्क है उसको करते हो। तो स्टूडेंट्स ये प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में था। कन्वर्जन का भी कोई प्राइवेट मेंबर बिल है, सॉरी वो पेंडिंग सिचुएशन में है, सेंटर का कोई लॉ है वो नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको लाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे केस के रिगार्डिंग में क्या डेवलपमेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस से रिलेटेड है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इस न्यूज़ के रिगार्डिंग, वैसे हमें न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ था उसके अंदर में जो टेररिस्ट पर्सनस का इन्वॉल्वमेंट था, तो उसको उन पर्सनस को एलिमिनेट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन महादेव रखा गया है। और आपको पता होना चाहिए श्रावण का जो मंथ है उसमें लॉर्ड शिवा का वर्शिप भी किया जाता है हिंदुइज्म के अंदर में। तो ये ऑपरेशन महादेव के पर्सपेक्टिव से था, 3 टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के क्या वर्क हैं जिससे कि पब्लिक का जो सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेज के साथ में इंटरेक्शन इंक्रीज हो, उनके साथ में ट्रस्ट डेवलप हो, विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट चलाया जाता है, एवरी डिफ़िकल्टी के अंदर में हमारी डिफेंस फोर्सेज प्रेजेंट हुआ करते हैं लोगों के पास में, चाहे फ्लड का सिचुएशन हो या कोई नॉर्मल वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, सिक्योरिटी फोर्सेज ही आप देखिए कि वहाँ पे पहुँचा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड जो यहाँ पे चेस का जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है उसके बारे में है, तो वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि वुमेन्स के अंदर में इंडियन जो बोथ जो चेस प्लेयर्स हैं उन्हीं का आप देखिए कि टूर्नामेंट था, उन्हीं का फाइनल था। तो जो टीनेजर प्लेयर हैं दिव्या देशमुख, उन्होंने वो वर्ल्ड का जो चेस का जो वर्ल्ड कप है उसको जीता है, और आप देखिए कि इंडियन प्लेयर को ही डिफीट हुआ है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो चेस का इमरजेंस इस तरीके से हुआ, क्या ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है चेस के रिगार्डिंग में, या ऐसे जो डिफरेंट गेम्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से? कोई गेम अगर न्यूज़ के अंदर में है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में सवाल पूछ सकता है, मेंस के अंदर में सवाल आपसे स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में पूछे जाएंगे, क्यों हम यहाँ पे जो टारगेट ओलंपिक पोडियम है, नया स्पोर्ट्स पॉलिसी का क्यों रिक्वायरमेंट है, कैसे मोर हम सपोर्ट प्रोवाइड करें स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जिससे कि लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, ओलंपिक के अंदर हमारा परफॉर्मेंस वो इंक्रीज हो सके।
तो ऐसे आपसे मेंस के अंदर में सवाल होंगे। प्रीलिम्स के अंदर में गेम के रिगार्डिंग में, जैसे चेस का जो ओलंपियाड एक कंडक्ट होता है उसके रिगार्डिंग में एक सवाल पूछ लिया गया था 2 ईयर बैक के अंदर में कि कहाँ पे वो कंडक्ट हुआ, क्या इंडिया में फर्स्ट टाइम वो जो ओलंपियाड है चेस का वो कंडक्ट हुआ। अगर ये कंडक्ट हुआ है तो इसका जो मस्कट है जो वहाँ पे सिंबल के रूप से जो यूज करते हैं वो क्या रखा गया है। और स्टूडेंट्स, क्या इंडियन प्लेयर हैं जो इसमें कभी विनर रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम आप देखिए कि इंडिया का फर्स्ट वुमेन है जो वर्ल्ड कप का जो विनर है वो यहाँ पे इमर्ज हुई हैं, दिव्या देशमुख इनका नेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 2002 के समय में 2002 के समय हमारे विश्वनाथन आनंद हैं। 2002 के समय में विश्वनाथन आनंद हैं, एक सिंगल प्लेयर हैं जो हमारे यहाँ पे चेस को आप देखिए कि लीड किया करते थे। उनके उसके बाद में आप देखिए कि उन्होंने उस समय में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया और जो यूथ प्लेयर्स है उनका इसके अंदर में बेसिकली इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ, उनका भी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये 4th फीमेल है इंडिया के अंदर में जिन्होंने ये जो ग्रैंड मास्टर इसके अंदर एक टाइटल होता है जो उन्होंने अचीव किया है। हमारे कंट्री के अंदर में टोटल 88 आप देखिए कि जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनका प्रेजेंस है। और ये जो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, FIDE नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो चेस के पर्सपेक्टिव से है। 1923-24 के समय इसको क्रिएट किया गया था। FIDE नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटरी के रूप से वर्क करता है। अब ये ओलंपिक के अंदर में भी ओलंपिक का जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस इंस्टीट्यूशन को। आने वाला जो चेस का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा, तो आपके एग्जाम के लिए तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो गया है, आपको ये पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर में चेस का जो हिस्ट्री है, क्या क्या इंडिया में चेस हम खेला करते थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में आप देखते हो कि लोथल नाम की एक जगह है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह है लोथल। लोथल क्या किसी रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, होमवर्क है। तो वहाँ पे आप देखिए कि चेस का जो सिमिलर काइंड ऑफ एक एविडेंस मिलते हैं जिनको कि चतुरुंगाज के नाम से हम जानते हैं, चतुरुंगा उनको बोला करते हैं। तो एक सिमिलर एविडेंस मिलता है कि हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही इसका प्रेजेंस वो हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मुंबई के अंदर में जो ट्रेन अटैक हुए थे उसी के रिगार्डिंग में कहा गया 2006 में जो अटैक्स हुए 19 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ पर्सन्स को वहाँ पे अरेस्ट किया गया था जिनको कि लोअर कोर्ट के द्वारा तो आप देखिए कि बेसिकली कन्विक्ट कर दिया गया था, बट हाई कोर्ट के अंदर में जब वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, वो थ्योरीज को बार बार एग्जामिन किया गया तो उसका जो एविडेंस है वो नहीं मिले, तो हाई कोर्ट के द्वारा उनको एक्विटल है वो किया गया है। अब इस कंप्लीट प्रोसेस के रिगार्डिंग में एक लीगल सेल है जिन्होंने 19 ईयर्स कंटिन्यूस अपने इफ़र्ट्स हैं उनको कैरी आउट किया, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि एक लीगल सेल है जो वर्क कर रहा था कंटिन्यूस 19 ईयर्स उन पर्सनस के एक्विटल के रिगार्डिंग में, या कोई भी ऐसा इनोसेंट पर्सन है जिसको कि आप देखिए कि पनिशमेंट है वो ना देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए भी है कि अगर ये पर्सन यहाँ पे इनोसेंट हैं तो किन पर्सन्स के द्वारा उस क्राइम को कमिट किया गया, उसको हमें कैसे, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर में पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो काफ़ी अच्छे से एविडेंस को कलेक्ट कर पाएँ। क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी केस के अंदर में एविडेंस का कलेक्शन, एविडेंस है उसका कलेक्शन इम्पोर्टेंट है, कलेक्शन के बाद में उसको कंटिन्यूस रखना, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, और फिर उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के अंदर में, इसका भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। स्पेशल स्कोर्स को डेवलप करने का ज़रूरत है, जो एविडेंस के रिगार्डिंग में या कोर्ट के अंदर में केसेस को कैसे बेटर वे के अंदर एग्जीक्यूट किया जाए, बेटर वे के अंदर में अपने एविडेंस को प्रेजेंट किया जाए, जिससे में अगर कोई पर्सन है जिन्होंने क्राइम को कमिट किया है जिसको कि आप पनिशमेंट फेस तक कोर्ट का प्रोसेस के थ्रू पहुंचा सको। तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए एक सवाल है। सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर इन पर्सन्स को अरेस्ट किया गया था तो जो रियल जिन्होंने क्राइम को कमिट किया वो पर्सन्स कहाँ पे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स लीगल सेल के बारे में हमने देखा, लीगल सेल के बारे में आपको एक मूवी के बारे में पता होना चाहिए। राजकुमार जो राव हैं, राजकुमार राव नाम के एक एक्टर हैं जिन्होंने इलेक्शन के रिगार्डिंग में भी काफ़ी अच्छा मूवी है वो निकाला था, न्यूटन शायद उस मूवी का नेम था, जिन्होंने हमारा जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो
जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है बूथ का, उसका क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उनका काफ़ी अच्छा मूवी है। तो एक मूवी उन्होंने लीगल सेल के रिगार्डिंग में रियल स्टोरी बेस है, शाहिद उस मूवी का नाम है, शाहिद उस मूवी का नाम है। आई थिंक 2012-13 के समय रिलीज हुआ था। उस मूवी के अंदर भी आप देखिए कि लीगल सेल का वर्क के बारे में ही बताया गया कि एक लीगल एक्टिविस्ट हुआ करते थे जो काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था, बाद में उनको असैसिनेट है वो कर दिया जाता है। तो एक शाहिद मूवी है, समय आपको जब भी मिले देख लेना आप, जब भी आपको समय हो या लिटिल बिट इंटरेस्ट हो आपको मूवीज़ के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जिस तरीके से स्टैम्पीड का सिचुएशन होने लगा है, जैसे केसेस सामने आने लगे हैं, एक हमारे लिए कंसर्न रेज होता है कि जब भी जो पब्लिक प्लेसेज हैं जहाँ पे मोर क्राउड है तो उसके रिगार्डिंग में कम्प्लीटली जो एथिकल गाइडलाइंस होना चाहिए कि लोगों को समझाने का भी ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने का भी ज़रूरत है कि पैनिक वो ना यहाँ पे कैरी आउट करें। कल ही हमने रीड किया था कि हरिद्वार के वहाँ पे मनसा देवी टेम्पल का जो जगह है वहाँ पे एक भगदड़ होता है, लोगों का डेथ हुआ। कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स? हरिद्वार के वहाँ पे हुआ। अब आप देखिए कि अब कल का न्यूज़ है, ये हमने कल न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, डेट मीन संडे को हुआ होगा। अब जो कल का जो न्यूज़ है वो है बाराबंकी के बारे में कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जगह है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बाराबंकी, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी कुछ लोगों का डेथ हुआ है, 1 या 2 पर्सन्स का डेथ हुआ है। तो कम्प्लीटली आप देखिए कि क्वेश्चंस को रेज नहीं करता है कि ऐसे इंसिडेंट होना। 2024 में हमने हाथरस के बारे में रीड किया था, फिर बाद में देखिए कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक टेम्पल के अंदर में सिचुएशन क्रिएट हुआ। राजस्थान के अंदर में भी कुछ साल पहले एक खाटू श्याम नाम का जगह है जहाँ पे लोग विजिट करते हैं अपने रिलीजियस वर्शिप के रिगार्डिंग में, वहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। कुंभ मेला, हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, तो ये कंसर्न्स को रेज करता है कि हमारे यहाँ पे टू मच ऐसा इंसिडेंट्स क्यों सामने आने लगे हैं। क्या लोगों को अवेयर करने का ज़रूरत है? क्या फैसिलिटीज़ का कमी है कि रूमर्स इस तरीके से स्प्रेड होते हैं, लोगों में जो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। कि यहाँ पे भी आप देखिए कि बहुत जगह रूमर्स ही स्प्रेड हुए कि बिजली का जो तार है जिसमें जो लाइट है वो कंटिन्यूस फ्लोइंग सिचुएशन में अंदर है, ये आपको डैमेज कर सकता है। लोग वहाँ पे भागने लगे और डेथ है वो हुआ है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हमारा डिजास्टर का जो अथॉरिटी है 2005 के समय एक्ट से सामने आया था, इसका जब भी ड्रिल कंडक्ट होता है तो रिलीजियस प्लेसेज को नहीं इंक्लूड किया जाता है। बट अब समय का ज़रूरत है कि रिलीजियस प्लेसेज को भी इंक्लूड करते हुए इसका ड्रिल कंडक्ट हो, जिसमें आने वाले समय में जैसे भी कोई इंसिडेंट्स हैं उनको रोका जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनके वो भी यहाँ पे ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करें, जो लोकल पर्सनल्स हैं, जिससे कि आप देखिए कि ऐसी सिचुएशन को कैसे यहाँ पे कैसे लोगों को बचाया जा सके उसके रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर और हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसको भी इंश्योर करने का ज़रूरत है। लोग यहाँ पे रूमर्स काइंड ऑफ थिंग्स हैं उसके अंदर में ना उनका नंबर से इंक्रीज हो। नेक्स्ट आप देखिए कि चोला एम्पायर के वहाँ पे चोला के जो पर्सन है राजेंद्र चोल, उनका 100 नहीं 1000 बर्थ एनिवर्सरी है, उसके रिगार्डिंग में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। आदि थ्रू विंथ राई नाम से वो फेस्टिवल है। फेस्टिवल का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। पीएम सर उसमें पार्टिसिपेट किए। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चोलाज के पर्सपेक्टिव से कि चोलाज का जो गुड गवर्नेंस है, चोलाज का जो आर्किटेक्चर है, हमारे लिए एक लेसन हो सकता है कि 1000 साल पहले के वो आप देखिए कि टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। हमारा साउथ एशिया के अंदर में कंटिन्यूस हम अर्थक्वेक हैं उनको देखते हैं। हमारे काफ़ी सारे ऐसे भी आर्किटेक्चर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसा गवर्नमेंट का बिल्डिंग्स हैं जो आप देखिए उनका ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है बट वो उसको अर्थक्वेक का इम्पैक्ट उनके ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे इंसिडेंट यहाँ से हमें सीखने का यही मिलता है कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल, सिस्मिक एक्टिविटीज़ को डील करने के रिगार्डिंग में आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है जो हमें वहाँ से सीखना चाहिए। सेकंड आप देखिए कि जो बिल्डिंग मटेरियल है जो कौन सा उनके द्वारा यूज किया गया उसका सीखने का ज़रूरत है। तो फर्स्ट जो लर्निंग है वो आर्किटेक्चर के बारे में है, फर्स्ट लर्निंग आर्किटेक्चर के बारे में है। सेकेंड लर्निंग है वो गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, स्पेशली जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 73rd और 74th जो
अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। बट अभी भी कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेगुलर वे में इलेक्शंस हैं वो नहीं कंडक्ट होते हैं, रेगुलर उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। तो हमारे 3 आप देखिए कि 3F का कॉन्सेप्ट होता है लोकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग में, कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। कि फंड है जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में आप देखिए कि डोमेन के अंदर एंटर कर लिया जाता है सेंटर और स्टेट के द्वारा। और जो फंक्शनरी हैं, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोकल, जो वहाँ पे आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहेंगे, उनका वर्क है वो नहीं हुआ करता है प्रॉपर वे के अंदर में। तमिलनाडु के अंदर में नाडु आप देखिए कि विलेज का एक बेसिक यूनिट हुआ करता था। उराई मेरूर नाम का एक इंस्क्रिप्शन है जो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बताता है कि लोग वहाँ पे कैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उनको फुल ऑटोनॉमी है वो होता था। सो ये नाडु जो है वो चोलाज के अंडर में हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी हम जस्टिस के बारे में रीड करते हैं तो एक काफ़ी फेमस कोट है कि जस्टिस डिले इज द जस्टिस डिनाइड है। और रिसेंटली हमारा जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा आप देखिए कि एक वर्ड को मेंशन किया गया था कि ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कोट सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि लोग, जो कॉमन पर्सन है वो किस तरीके से आप देखिए कि हेजिटेंसी को शो करता है कि जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर में किसी तरीके से उनका कोई इंगेजमेंट है वो ना हो, पुलिस के साथ में कोई इंगेजमेंट ना हो, लीगल प्रोसेस के अंदर में ना हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है। और आप देखिए कि टाइम और मनी कंज्यूमिंग के अलावा जो जस्टिस मिलना वो एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है। हमारे यहाँ पे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड की जो प्रोसेस है वही है कि यहाँ पे पनिशमेंट का पार्ट बना हुआ है कि कंटिन्यूस जो नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट डेट है वो बार बार मिलना केस के रिगार्डिंग में, टू मच केसेस का पेंडिंग होना, प्रॉपर उनका मैनेजमेंट ना होना, काफ़ी सारे फैक्टर्स का यहाँ पे रोल प्ले करना कि जो पेंडिंग ऑफ केसेज हैं उनके रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में जो केसेस का पेंडिंग नंबर्स हैं वो कितना है, 80,000 के आस 86,000 के आसपास बताए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केसेस पेंडिंग हैं। 63 लाख के आसपास आप देखिए बताए गए हैं कि इतने जो केसेज हैं वो हाई कोर्ट्स के अंदर में पेंडिंग है, हमारे जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं। और 4.6 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो केसेज हैं वो लोअर कोर्ट्स के अंदर में पेंडिंग हैं। लोगों को आप देखें कि लीगल प्रोसेस के रिगार्डिंग में प्रॉपर अवेयरनेस भी नहीं है कि कैसे उनको अप्रोच करना है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का सेटअप इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लोक अदालत चलाई गई हैं कि परमानेंट लोक अदालत एंड लोक अदालत के थ्रू मास लेवल के ऊपर में केसेस का जो डिस्प्यूजल है वो किया जाए, एक यहाँ पे बोथ पार्टीज है उनको एग्री करते हुए एक जजमेंट है उसको डिलीवर किया जाए कि जो लॉन्ग वेट फॉर जस्टिस है उसको टाइमली वे के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तबलीगी जमात के बारे में है, कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था तो उस समय आपने काफ़ी बार हमारे अनएथिकल जो मीडिया हाउसेज हैं उनके अंदर में आपने ऐसा रिपोर्ट सुना होगा कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनके द्वारा कोविड को स्प्रेड किया गया, उनके ऊपर इस तरीके से एलिगेशंस है वो लगे थे। कोर्ट के अंदर में केस है वो गया है, कोर्ट के अंदर में केस गया, कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट प्रोवाइड किया गया है। अब आप देखिए कि कोर्ट के अंदर में यहाँ पे जो क्लीन चिट मिला है ये क्या क्वेश्चन को रेज करता है, क्वेश्चन को रेज करता है हमारा जो मीडिया गाइडलाइंस है कि हमारा जो मीडिया प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है। जर्नलिज्म का जो जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ है, स्पेशली हमारा जो डिजिटल मीडिया का जो सेक्टर है उसके अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज करता है। अभी भी आप देखिए कि जो पेपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर में तो 1-2 ऐसे अभी भी सेंटर्स हैं जो लिटिल बिट जो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जो कंटिन्यूस यहाँ पे अपना जो साइंटिफिक प्रोसेस है जिस तरीके का गाइडलाइंस है उसको वो कैरी आउट कर सकते हैं। बट डिजिटल सेक्टर के अंदर में तो कंटिन्यूस डिक्लाइन आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जो मीडिया हमारा जो हाउसेज हैं उनका एक प्रॉपर एथिकल गाइडलाइन होना चाहिए जिसको फॉलो कर सकें। 26/11 का इंसिडेंट आपको याद होगा, कैसे मीडिया हाउसेज को उनका जो लाइव रिपोर्टिंग है उस सेंसिटिव एरिया वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का जो आप देखिए कि डेट ऑपरेशन का जो उनके द्वारा जो प्रोसेस है उसको रिवील किया गया, और जिसको कि बाद में हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स ने बताया कि कैसे जो फ़ोन कॉल्स हैं उसके थ्रू उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो टॉप पर्सन है टेररिस्ट के, उनके द्वारा उनको गाइड किया गया था कि उस एरिया के अंदर में ऑपरेशन है, आप ऐसे ऐसे वर्क को कैरी आउट करना। तो स्टूडेंट्स, मीडिया का रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन को रेज करता है कि ऐसे उनको बताया गया।
कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट क्यों दिया गया है कि जब वहाँ पे लोगों को मिलना था, जिसको कि जोड़ का नाम दिया गया है, तो आप देखिए कि लोगों को जो मिलना था उससे पहले डब्ल्यू एच ओ के द्वारा उसको उस कोविड-19 को आप देखिए जो पेंडेमिक है उसके रूप से नहीं डिक्लेयर किया था। जो उस समय में हमारे यहाँ पे डिजास्टर के रिगार्डिंग में जो एक्ट्स एग्जिस्टेंस में आए थे, तो वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ चुके थे उस समय में, जब उनका इस तरीके से जो तबलीगी जमात का जो वहाँ पे फंक्शन था, जहाँ पे अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वो आए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, निसार सैटेलाइट के बारे में है। निसार सैटेलाइट के बारे में आप देखिए कि नासा और इसरो का ये लॉन्च होगा। नासा और इसरो का कोलैबोरेशन के अंदर में ये लॉन्च होगा। सिंथेटिक अपार्चर रडार है, हमारा अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम है, उसको ये इम्प्रूव कर सकेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसएलवी के थ्रू, इसको कल लॉन्च किया जाएगा, जीएसएलवी के थ्रू ये लॉन्च होगा। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना टेन्योर है, 5 ईयर का ये मिशन रहेगा अर्थ के ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में। कौन सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो स्वीप SAR नाम का एक टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू मोर ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। 12 डेज के इंटरवल के अंदर में इनका जो प्रॉपर अर्थ का जो ऑब्जर्विंग जो डिटेल्स हैं वो बताई जाएंगी। ग्लेशियर को ऑब्जर्व करना हो, अर्थ का जो डिफरेंट आप देखिए कि डोमेन्स हैं उनको यहाँ पे ऑब्जर्व करना हो इनके द्वारा। तो नासा इसरो का कोलैबोरेशन का एक वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। यहाँ पे L बैंड्स हैं जो नासा को दिए गए हैं, S बैंड्स हैं जो इसरो को दिए गए हैं। ड्यूल फ्रिक्वेंसी के ऊपर में ये सिंथेटिक अपार्चर रडार है जो यहाँ पे वर्क करेगा, जो कल इसका रिलीज होगा, जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर में इसको प्लेस करने के रिगार्डिंग में जीएसएलवी का यहाँ पे यूज है वो किया जाएगा। इंडिया और जापान के बारे में है, हमारे पीएम सर जापान के लिए जा सकते हैं, तो इंडिया जापान का तो काफ़ी अच्छे कोऑपरेशन के एग्जांपल्स हैं। आप देखिए कि जो हमारा DMRC है, दिल्ली मेट्रो का जो प्रोसेस है, उसके अंदर में भी जापान का जिस तरीके से सपोर्ट हुआ है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जो अहमदाबाद से मुंबई का जो बुलेट ट्रेन है, अहमदाबाद से मुंबई का जो बुलेट ट्रेन है, उसके अंदर में भी जापान का कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया और जापान के कोलैबोरेशन को, कोऑपरेशन को ये शो करते हैं। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में ही डिस्कशन किया जाएगा पीएम सर का विजिट से पहले या उस विजिट के दौरान में। इसके अलावा बहुत कंट्रीज हैं जो G4 का भी पार्ट है, जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं बहुत कंट्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोई ऐसा एरिया है जो कि केमिकली कंटामिनेटेड है, तो उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में कुछ पावर्स हैं वो दिए गए हैं, लीगल टीथ हैं वो दिए गए हैं इन्वायरमेंट का, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है और क्लाइमेट चेंज उनके द्वारा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये जो पावर दिए गए हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू यहाँ पे जो रूल्स हैं वो लाए गए। एक केमिकली कंटामिनेटेड साइट है जिसको कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके द्वारा उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया जाएगा। कुछ समय बताया गया है कि जिन पर्सनस के द्वारा केमिकली कंटामिनेटेड साइट को किया गया है उनको यहाँ पे पनिश करना, आइडेंटिफाई करना, तो एक टाइम पीरियड यहाँ पे बता दिया गया। गजा स्ट्रिप के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़। जो गजा स्ट्रिप आप देखिए कि वहाँ पे हमारा जो मिशनरीज हैं जो चैरिटी के रिगार्डिंग में वहाँ पे वर्किंग सिचुएशन में है, कैसे जो चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे यहाँ पे जो कुछ आप देखिए कि जो मिशनरीज हैं, जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, उनका जो नन है वो वहाँ पे वर्किंग फेज में है, तो उनका यहाँ पे मेंशन है। वो कंटिन्यूस आप देखिए कि ह्यूमैनिटी के रिगार्डिंग में उन्होंने कहा है कि हम यहीं पे जो वर्क है उसको कैरी आउट करेंगे। वेस्ट बैंक के बारे में है, वेस्ट बैंक कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है, तो आप देखिए कि वहाँ पे जॉर्डन नाम का नदी है, जो जॉर्डन एंड डेट इजराइल का भी बॉर्डर को आप देखिए कि डिफ्रेंशिएट करता है। तो वेस्ट बैंक एरिया के अंदर में जो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर, उन सेटलर्स के ऊपर अटैक किया गया, ऐसे एलिगेशंस यहाँ पे लगे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के अंदर में फूड का सप्लाई कंटिन्यूस हो सके, ये यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि वो इजराइल के पॉलिटिकल लीडर से डिस्कशन करेंगे। रसिया के द्वारा यूक्रेन के जो अदर एरियाज हैं उनको टारगेट किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। और स्टूडेंट्स मेंशन है वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर में है, और आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्रीज है, ओपेक है, उसका भी ये फाउंडिंग मेंबर है। वेनेजुएला वो कंट्री है जहाँ पे जो ग्लेशियर हैं वो डिसअपियर हो चुके हैं, ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा डिसअपियर हो चुके हैं। क्या स्टूडेंट जो अमेजन रिवर है वो वेनेजुएला के थ्रू फ्लो करता है? अमेजन नाम का जो नदी है जो कि लैटिन अमेरिका में है, क्या वो वेनेजुएला के थ्रू फ्लो करता है? क्या वेनेजुएला के थ्रू फ्लो नहीं है? क्या उसका जो
जो 2 ट्राइब्यूटरी हैं जिनके मर्जर के बाद में अमेजन बनता है, एक उकाइली है, एक नापो है। उकाइली, नापो और भी काफ़ी सारी रिवर हैं। तो आप देखिए कि वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव से था, तो वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तो लोकल इलेक्शंस के अंदर में जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो पार्टी के जो लोग हैं वो जीते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में यूएस के प्रेसिडेंट का क्लेम है कि अगर वो इंटरवेन नहीं करते तो वॉर सिचुएशन रहता। मानसून सेशन के अंदर में गवर्नमेंट के थ्रू हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया यूएस का किसी भी तरीके से रोल नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में। इजराइल ग्रुप आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के बारे में है, यहाँ पे इजराइल ग्रुप ने जीनोसाइड के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और स्लम्स के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया कि ओवर द ईयर्स जो स्लम के अंदर में लोगों का जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है, और ये फ्लड प्रोन एरियाज है जहाँ पे इनका जो स्लम है वो देखने के लिए मिलता है। 2.3 बिलियन के आसपास जो ग्लोबल वे के अंदर में लोग हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से 600 मिलियन बताए गए हैं जो कि स्लम एरिया के अंदर में उनका प्रेजेंस है, और ऐसे एरिया के अंदर में है जहाँ पे फ्लड का सिचुएशन हो सकता है। अब देखिए कि सबसे बड़ा जो स्लम है, धारावी नाम का एक स्लम है, धारावी, अभी उसका रीडेवलपमेंट प्लान भी था, मुंबई के अंदर में है धारावी। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर में स्लम एरियाज़ के अंदर में मोर लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों लोग हैं जो अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं? और आप देखिए कि जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी है। लोग अपना एजुकेशन के रिगार्डिंग में, अपना बेटर लाइफ के रिगार्डिंग में वहाँ पे मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं, जिससे कि वो अपना बेटर लाइवलीहुड है उसको कैरी आउट कर सकें। गवर्नमेंट भी आप देखिए कि स्लम का रीडेवलपमेंट जो प्लान है, हमारा जो आवास योजना है उसके अंदर में रखा गया है। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट है कि जो स्लम का एरिया है उसी को आप देखिए कि यहाँ पे फ्लैट सिस्टम के थ्रू डेवलप किया जाए इस एरिया को, और यहाँ पे काफ़ी सारा जो फैसिलिटी है, पार्क दे दिया जाए, स्कूल का भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। तो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, हमारा आवास का जो योजना है उसी का एक कंपोनेंट यहाँ पे है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।